हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की सिविक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा फेडरलिज्म। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर हमने फेडरलिज्म को अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज फेडरलिज्म, और जो फेडरलिज्म है वो कैसे वर्क करता है। अगर किसी भी कंट्री में फेडरलिज्म है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक फेडरल कंट्री है। तो इसके लिए हमने कुछ की फीचर्स के बारे में स्टडी किया था, एंड हमने ये भी स्टडी किया था कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है या नहीं है। तो हमने उसमें ये देखा था कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं फेडरलिज्म के जो इंडिया के प्रिंसिपल से फॉलो होते हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं भी ये नाम मेंशन नहीं होगा कि फेडरलिज्म। इंडिया के अंदर यूनियन स्टेट मेंशन है, ना कि फेडरलिज्म। बट जो फेडरलिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ जो फीचर्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था, लेवल्स के बारे में पढ़ा था कि किस लेवल्स में वर्क किया जाता है, कौन कौन सी गवर्नमेंट होती है, कितने टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। आज हम उसके आगे स्टडी करने वाले हैं कि फेडरलिज्म जो होता है वो कैसे प्रैक्टिस में आता है। ओके, कैसे प्रैक्टिस में आता है, और उसके आगे जो गवर्नमेंट है उन्होंने कैसे वर्क किया। आपके हिस्ट्री में अगर हम देखें, जब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली थी उस टाइम से लेके आज के टाइम तक जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क कर रही थी। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। कि फेडरलिज्म जो है वो कैसे प्रैक्टिस्ड में है, कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो चलिए सब फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नेशनल लैंग्वेज टू एनी our constitution did not give the status of national language to any language, though the Hindi and English were identified as the official language। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया है, ठीक है। और भी अदर किसी भी लैंग्वेज को उसने नेशनल स्टेटस नहीं दिया, चाहे वो हिंदी हो या फिर वो इंग्लिश हो या एनी अदर कोई भी अदर लैंग्वेज हो। किसी भी लैंग्वेज को उन्होंने एक स्टेटस नहीं दिया। कौन सा स्टेटस? नेशनल लैंग्वेज का, कि ये हमारी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज है। हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उस लैंग्वेज को हम जानते हैं एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। किस फॉर्म में जानते हैं हम उसे ऑफिशियल लैंग्वेज की फॉर्म में जानते हैं, हम उसे नेशनल लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं जानते। अब इंडिया के अंदर जैसे बहुत सारे बच्चों को अगर पूछे कि आपकी नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो बच्चे फटाफट से बोल देते हैं कि नेशनल लैंग्वेज जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज जो हमारी वो क्या है? हिंदी है। बट वी आर रॉन्ग, लेकिन हम गलत हैं। वाई? बिकॉज ऑफ हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी क्या है हमारी? हिंदी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब बोलोगे मैम हमने तो बचपन से पढ़ा था कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, बट हम जो पढ़ते आ रहे थे बचपन से वो हम गलत पढ़ रहे थे। इट्स प्रॉपरली रॉन्ग। अब फैक्ट क्या है, रियल क्या है, राइट ये चीज है कि नेशनल लैंग्वेज इंडिया के अंदर कोई सी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है तो कौन सी है नेशनल लैंग्वेज? अगर हिंदी नहीं तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है? तो कोई भी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं। अब आप क्वेश्चन ये पूछोगे कि मैम क्यों कोई भी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं कि हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं होकर क्या है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि इंग्लिश इंडिया से बाहर की लैंग्वेज है। उसके बाद भी हमने उसको एज अ इंग्लिश लैंग्वेज अडॉप्ट किया है, और हिंदी को हमने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज माना है और इंग्लिश को भी हमने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज माना है। बट नेशनल लैंग्वेज कोई भी क्यों नहीं है, उसके क्या रीजन है, उसको हम आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि नेशनल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो किसी भी लैंग्वेज को इंडिया में नहीं दिया गया है।
जैसे नेक्स्ट है हमारा हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म। अब इंडिया के अंदर फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। अभी तो हमने पढ़ा था कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस है, जिसमें हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, और अब ये टॉपिक है हमारा कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल फेडरलिज्म। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे प्रोविजन हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है वो नेसेसरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोविजन है वो बहुत नेसेसरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। बट ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी है, हमारी कंट्री में फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए नेसेसरी है, बट सफिशिएंट नहीं है। बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। अब सफिशिएंट नहीं है, व्हाई? इसका भी तो कुछ रीजन होगा। अब उसका रीजन क्या है? द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी attributed टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, रियल सक्सेस जो है हमारी कंट्री में फेडरलिज्म की, वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी? वो देखने को मिलेगी हमारे नेचर ऑफ डेमोक्रेसी में। अगर डेमोक्रेसी के अंदर फेडरलिज्म हमें दिखाई देता है, उसके नेचर में दिखाई देता है कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर फेडरलिज्म का नेचर है, तब हम उसको रियल सक्सेस मान सकते हैं कि हाँ, हमारी कंट्री में फेडरलिज्म है। अगर उसमें हमें फेडरलिज्म नहीं दिखाई देता, उसके नेचर में फेडरलिज्म नहीं दिखाई देता, तो वो उसकी रियल सक्सेस नहीं है। तो सबसे पहले हमें फेडरलिज्म को कहाँ फेस करना पड़ेगा? नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, मीन्स डेमोक्रेसी में हमें फेडरलिज्म को शो करना पड़ेगा। व्हेन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। अगर टू और मोर लेवल पॉलिटिकल पार्टी, अगर दो या दो से ज्यादा की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक साथ आती है, तो वो क्या फॉर्म करती हैं? एक गवर्नमेंट बनाती है। तो हम इस चीज को कह सकते हैं कि हाँ, ये फेडरलिज्म है। देखिए, हमने जो फर्स्ट वाला फीचर पढ़ा था फेडरलिज्म का, वो फीचर ये था कि टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि फेडरलिज्म अगर किसी भी कंट्री में है तो उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि उस कंट्री के अंदर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का होना नेसेसरी है, जरूरी है। और इंडिया में वो चीज है, टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। और फेडरलिज्म ये भी कहता है कि उस कंट्री के अंदर जितनी भी पार्टी है वो एक साथ मिलकर अगर गवर्नमेंट बनाए तो उस कंट्री में फेडरलिज्म है। और वो डेमोक्रेसी की सक्सेस होगी कि हर लेवल की पार्टी, ओके, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, सेंटर हो गई, स्टेट हो गई, हर लेवल की पार्टी एक साथ मिलकर गवर्नमेंट दिखा रही है, तो उनका एक अच्छा बॉन्ड शो होता है, एक अच्छा बॉन्ड दिखाई देता है। और जब उनका बॉन्ड इतना अच्छा है तो कंट्री भी बहुत अच्छे से चलती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फेडरलिज्म हमें पावर को डिवाइड करना और लोगों को एक यूनिटी में लाना सिखाता है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर फेडरलिज्म है और इस तरीके से यहाँ पर वो प्रैक्टिस में है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं? इंडिया के अंदर जो स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, पहले बिफोर इंडिपेंडेंट, आज़ादी से पहले, क्या जो आज स्टेट हम देखते हैं 28 स्टेट्स हम देख रहे हैं, क्या वो आज़ादी से पहले भी थे? बिफोर इंडिपेंडेंट वो स्टेट्स थे? नहीं थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस उन स्टेट्स को मेक किया गया है, बनाया गया है। तो अब किसी भी स्टेट्स को बनाने के लिए कोई तो ऐसा क्राइटेरिया फिक्स किया गया होगा ना, कि जिसके बेस पे उसको डिवाइड किया गया, उनकी बाउंड्री बनाई गई। तो ऐसी क्या चीजें थी कि जिसके बेस पे जो स्टेट्स थे उनको बनाया गया, उनको स्टैब्लिश किया गया? तो कुछ तो क्राइटेरिया फुलफिल किया होगा ना, कि इतने एरिया को अगर एक स्टेट बनाना है तो इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए कि इसको एक स्टेट बनाया जाए। ओके, तो देखते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस जब इंडिया को आज़ादी मिली उसके बाद, ऑफ इंडिया इन 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिली थी और इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। देयर वाज अ डिमांड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज इन कंट्री। देखिए, 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली, देयर वाज डिमांड, उस टाइम डिमांड की गई थी। किस चीज की डिमांड की गई थी? डिमांड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए, उनको दोबारा से बनाया जाए। और किसके बेस पे बनाया जाएगा? लैंग्वेज के बेस पे। मीन्स
एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोग एक एरिया में रहेंगे, सेकेंड लैंग्वेज को बोलने वाले लोग उस दूसरे एरिया में रहेंगे, थर्ड लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थर्ड एरिया में रहेंगे। क्या सिर्फ लैंग्वेज ही एक मोटिव था लोगों को अलग अलग स्टेट बनाने का? इसके अलावा भी कुछ चीजें थी, तो हम देखेंगे क्या क्या चीजें थी। इन द कंट्री स्पेशली इन द सदर्न पार्ट्स, ठीक है, स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को डिवाइड किया गया। और स्पेशली जो चीजें थी वो कौन सा था? सदर्न पार्ट, इंडिया का जो साउथ पार्ट है उसको बेसिकली डिवाइड किया गया लैंग्वेज के बेस पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट फियर दैट द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स, अब देखिए यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी हमारी, उसके एक बहुत बड़ा डर भी था, बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। क्यों? क्रिएशन ऑफ स्टेट्स को बनाने का। जब भी हम कोई चीज बनाना स्टार्ट करते हैं, ओके, जब भी हम किसी चीज को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं तो ये फैक्ट नहीं है कि वो हमेशा प्रॉपरली अच्छा ही होगा। देखो किसी भी कॉइन के हेड एंड टेल दो पहलू होते हैं, तो हमेशा जरूरी नहीं है चीजें पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको सबसे बड़ा डर ये लग रहा था कि चीजें डिस्ट्रॉय ना हो जाए, जो चीजें हैं वो खराब ना हो जाए। उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही सोचा, पर डर तो था कि जैसा हम चाह रहे हैं जरूर नहीं है इतना अच्छा ही हो, चीजें थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है, बिगड़ भी सकती है। स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेस पे कर रहे हैं, फिर डिस्ट्रॉय द इंटीग्रेटेड ऑफ द कंट्री बट इट डिडंट हैपन। तो उन्हें लग रहा था कि जो कंट्री की यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो खत्म ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत ही अच्छे से हर स्टेट्स को क्रिएट किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। किसके बेस पे? लैंग्वेज के बेस पे। आफ्टर द लॉन्ग टर्म प्रोटेस्ट, काफी प्रोटेस्ट के बाद में आंध्र प्रदेश वॉज कर्व्ड आउट ऑफ मद्रास फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल एंड लेटर ऑन केरला एंड कर्नाटका एंड सेवरल अदर स्टेट्स वर क्रिएटेड। तो सबसे पहला जो स्टेट बना था वो आंध्र प्रदेश बना था मद्रास से अलग होने के बाद। काफी लॉन्ग टर्म का प्रोटेस्ट था, मद्रास में काफी लॉन्ग टर्म का प्रोटेस्ट किया गया था लैंग्वेज को लेकर। जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे मद्रास के अंदर, वो अपने लिए एक नए स्टेट की डिमांड कर रहे थे, और वो जो नया स्टेट मर्ज होके आया था वो था क्या? आंध्र प्रदेश। मद्रास को आज के टाइम पे चेन्नई बोलते हैं जाना, ओके। तेलुगु जो स्पीकिंग था मद्रास से वो चेंज होकर क्या बना था? आंध्र प्रदेश, एक नया स्टेट बना था। और वहां पर लैंग्वेज कौन सी स्पीकिंग थी? तेलुगु स्पीकिंग थी, ओके। पीपल एंड लेटर ऑन, और उसके बाद में केरला, कर्नाटका, ये भी अदर स्टेट्स क्रिएट हुए थे। मतलब पहला फर्स्ट स्टेट जो बना वो था आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में बहुत सारे और स्टेट्स क्रिएट होते हैं, केरला, कर्नाटका एंड अदर स्टेट वर क्रिएटेड। इसके बाद में बहुत सारे और भी स्टेट बनते गए। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज स्टेटेड आर इंटीग्रेटेड एंड आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये भी था कि जब इन स्टेट्स का क्रिएशन हो रहा था लिंग्विस्टिक के बेस पे, तो ये उसकी पावर बन गई थी, ये हमारी पावर बन गई थी कंट्री को एक यूनिटी में लेके आने की। जब सबको उनके लैंग्वेज के बेस पे राइट्स दिए जा रहे थे, तो वो लोग आपस में एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ रहे थे, ठीक है, ज़्यादा जुड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन्होंने हमें हमारी लैंग्वेज दे दी तो हमारी रिस्पेक्ट की जा रही है, हमारी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट की जा रही है, इसलिए लोग ज़्यादा यूनिटी में आ गए थे, इंटीग्रेटेड ज़्यादा हो रहे थे। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी ईजियर मेड हो पा रहा था, क्रिएट हो पा रहा था, ओके। नेक्स्ट है हमारी, अब ये जो लैंग्वेज पॉलिसी थी ये कैसे की गई थी? जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए थे उनकी लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी, किस बेस पे डिवाइड किए गए? क्या एक स्टेट में सिर्फ एक ही लैंग्वेज के लोग रहते थे, अदर लैंग्वेज के लोग नहीं रहते थे? तो यहाँ भी ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट या क्लैशेस के चांसेस थे। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे लैंग्वेज की जो पॉलिसी थी वो क्या थी। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। इंडिया एक वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री, इंडिया के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, एथनिसिटी, कल्चर, रिलीजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें पाई जाती हैं। देखिए डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज के बेस में, कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, एंड कास्ट एंड एथनिसिटी, हर बेस पे अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। देखिए कुछ स्टेट्स जो बनाए गए थे वो लैंग्वेज के बेस पे बनाए गए थे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए थे, और कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जिनको लैंग्वेज के बेस पे ना बनाकर उनको कास्ट के, रिलीजन के, एथनिसिटी
लैंग्वेज, कल्चर और ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे बनाए गए थे, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। ये वो स्टेट थे जिनको लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनाया गया था, इनको ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे बनाया गया था, क्योंकि बाकी स्टेट से इनका जो ज्योग्राफिकल एरिया था वो डिफरेंट था, तो ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से इनको डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट है, अब देखो मैंने एक क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में कि इंडिया में हिंदी को नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया गया। ठीक है, क्यों वो इंडिया में सारी की सारी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया गया। अबाउट 40% आर हिंदी स्पीकर एंड द रेस्ट नॉन हिंदी स्पीकर। देखिए इंडिया के अंदर 40% जो लोग हैं वो कौन है, हिंदी स्पीकर्स हैं, और बाकी जो बचे वो नॉन हिंदी स्पीकर है, मतलब जो लोग हिंदी नहीं बोलते। 40% मेजोरिटी तो हिंदी स्पीकिंग की है कि 40% लोग हिंदी बोलते हैं। Hence our constitution maker decide not to declare any language as the official language of the country। जो स्टार्टिंग में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया था कि कोई भी लैंग्वेज जो होगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी, फिर बाद में क्यों बनाई गई उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, 40% हिंदी स्पीकर्स हैं, 60% लोग अदर लैंग्वेज जो बोलते हैं नॉन हिंदी स्पीकर्स, और जो टोटल है हिंदी को मिला के हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं इन 8th शेड्यूल में। किसमें, 8th शेड्यूल के अंडर में 22 लैंग्वेज है इंक्लूडेड है हिंदी। ठीक है, और ये सारी की सारी लैंग्वेज के 22 लैंग्वेज जो है हमारी वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द यूज ऑफ हिंदी and English by the central government for official purpose, and the state government may use Hindi or English or any other local language for their official business। देखिए हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए बनाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे या तो हिंदी में किए जाते हैं या फिर इंग्लिश में किए जाते हैं। जब वर्क हिंदी और इंग्लिश में किया जा रहा था तो इसीलिए इन दो लैंग्वेज को स्टार्टिंग में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो आपके लिए हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हो तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप लोकल लेवल पर आप अपने स्टेट की जो लैंग्वेज है उसको भी यूज कर सकते हो। जैसे इसमें दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड द स्टेट गवर्नमेंट में यूज हिंदी और इंग्लिश और एनी अदर लोकल लैंग्वेज। जो स्टेट गवर्नमेंट है हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर लोकल लैंग्वेज को भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह वो यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी काम सेंट्रल लेवल पर कर रहे हो तो हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में आपको यूज करना होगा, बट अगर आप अपने स्टेट में किसी काम से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो तो आप हिंदी, इंग्लिश एंड जो आपकी स्टेट की अदर लैंग्वेज है आप उसको भी यूज कर सकते हो। वहीं स्टेट के अंदर 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जो टोटल देखें तो टोटल 22 से 8 शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो यहां से ये समझ आई चीजें कि सेंट्रल ने हिंदी और इंग्लिश को रखा तो ये हमारी ऑफिशियल हो गई, और स्टेट के अंदर हिंदी इंग्लिश तो है ही है और साथ में एक लोकल लैंग्वेज और है। क्रिटिक थॉट दैट दिस स्टेप फेवर्ड द इंग्लिश एलिट्स। जो क्रिटिक्स थे, ठीक है, जो क्रिटिक्स थे वो इंग्लिश के फेवर में थे, वो कहते हैं इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। बट ऐसा क्यों कर रहे थे वो, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के फेवर में क्यों देना चाहते थे, देखते हैं। इट वाज डन सो दैट नॉन हिंदी स्पीकर्स डोंट फील एक्सक्लूडेड। देखिए इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल्स हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, मेजोरिटी हिंदी स्पीकिंग की है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी से ज़्यादा अच्छी उन्हें इंग्लिश आती है। जैसे साउथ वाला पोर्शन है इंडिया के अंदर, वो लोग या तो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, या फिर वो इंग्लिश को बोलते हैं अच्छे से। अब उनके लिए हिंदी थोड़ी सी टिपिकल है। अब अगर इंग्लिश को हटा दिया जाएगा, स्टार्टिंग में इंग्लिश को हटा दिया गया था बट उसके बाद दोबारा से ऑर्गेनाइज किया गया था इंग्लिश को। अब आप बताइए इंग्लिश को हटा दिया, अब उन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती और एक लोकल लैंग्वेज है और सेकेंड लैंग्वेज जो उनकी इंग्लिश थी उसको हटा दिया गया था। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि इंग्लिश को ना हटाया जाए, और इसीलिए इंग्लिश को बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया ताकि जो नॉन हिंदी स्पीकर है उनको एक्सक्लूडेड फील ना हो, उनको अपने ही कंट्री में ऐसा ना फील हो कि उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको अपनी ही कंट्री में रहकर ऐसे बाहरी की तरफ फील ना करना पड़े। इसीलिए दैट्स व्हाई जो इंग्लिश है उसको भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ही
रख लिया गया। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी नहीं आती बट वो इंग्लिश बोल लेते हैं, तो उनके लिए तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी को हटा दो, उनके लिए तो इंग्लिश ही ऑफिशियल हो गई। तो इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को भी माना गया था, ताकि इस कंट्री में रहने वाले लोगों को खुद ही ऐसा ना लगे कि वो क्या हो गए हैं, बाहरी हो गए, किसी बाहरी कंट्री के हैं। ओके, एक्सक्लूडेड फील ना करना पड़े। However, the government of India promotes the use of Hindi, but promotion doesn't mean an imposition। देखो, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट प्रमोट करती है हिंदी स्पीकिंग को, कि लोगों को हिंदी बोलनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करेगी। हिंदी को प्रमोट करना अच्छा है, बट उतने ही प्रमोट वो बाकी लैंग्वेज को भी करेगी। ऐसा नहीं कि वो बाकी लैंग्वेज को छोड़ देगी। ओके, नेक्स्ट है, Besides, Government of India recognized 21 languages in the 8th schedule of the Constitution and more can be added in future by constitutional amendment। देखिए, इंडियन जो गवर्नमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8th शेड्यूल के अंदर 21 लैंग्वेज जो थी आपकी, वो शेड्यूल बनाई गई थी, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी, बट बाद में फ्यूचर में और भी लैंग्वेज ऐड हो सकती है। अब एक बात बताइए, देखो लैंग्वेज को इसलिए नेशनल नहीं बनाया गया, सिंपल सा टॉपिक है कि अगर नेशनल हिंदी बना दी जाती तो हिंदी स्पीकर सिर्फ कितने परसेंट है, 40%। बाकी जो 60% नॉन स्पीकर्स हैं, नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं, उनके लिए कौन सी लैंग्वेज होती? उनके लिए तो कोई लैंग्वेज ही नहीं बचती अगर हिंदी को नेशनल बना देते। इसलिए हिंदी को नेशनल नहीं बनाया गया। इसलिए हिंदी, इंग्लिश और बाकी अदर जितनी भी लैंग्वेज है, उन सभी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। हिंदी और इंग्लिश को इसलिए बनाया गया कि सेंट्रल लेवल पर अगर कोई काम करोगे आप तो हिंदी इंग्लिश चलेगी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रॉब्लम है, वो अपने लोकल एरिया से कोई काम कर रहे हैं, अपने स्टेट में कोई कर रहे हैं, तो उनके स्टेट से लेकर ही उनके लिए कौन सी लैंग्वेज है, उनके लिए होगी स्टेट लैंग्वेज, जिसमें वो अपने स्टेट से रिलेटेड काम को कर सकते हैं। और इसीलिए स्टेट लैंग्वेज जो होती है उनको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। क्यों? अगर उनको नहीं बनाते तो उनको ऐसा फील होता हम इस कंट्री के सिटीजन नहीं है, हमारे लैंग्वेज की, हमारे कल्चर, रिलीजन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ओके, और स्टेट्स को डिवाइड किया गया। अब जैसे यूपी था, यूपी और उत्तराखंड पहले के टाइम में एक ही था। जब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली थी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, इंडिया में ओनली 14 स्टेट्स बनाए गए थे, सिर्फ 14 स्टेट्स क्रिएट किए गए थे। आज के टाइम में हम 14 प्लस देख रहे हैं 28, उस टाइम ओनली 14 स्टेट्स थे। अब जो बाकी अदर स्टेट बनाए गए वो ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे बनाए गए, एथनिसिटी के बेस पे बनाए गए। यूपी और उत्तराखंड पहले के टाइम में एक था, बट यूपी का कल्चर और उत्तराखंड का कल्चर दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए बाद में उत्तराखंड को डिवाइड कर दिया गया उत्तर प्रदेश से, इसलिए उसका नाम उत्तराखंड है। वो एक ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे भी वो डिफरेंट है, वो हिली माउंटेनियस एरिया है, और उत्तर प्रदेश एक प्लेन एरिया है। तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे उन दोनों को डिवाइड कर दिया गया, उन दोनों की बाउंड्री को डिवाइड कर दिया गया। तो बाकी जो 14 स्टेट्स बने हैं वो इस टाइप से बने हैं। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है, दिस इज डन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर ये भी चीजें थी कि जो हम प्रोटेक्ट करना था किसके इंटरेस्ट को, जो नॉन हिंदी स्पीकर थे। हिंदी स्पीकर तो देखो सेफ है, बट जो नॉन हिंदी स्पीकर है उनको भी तो अपनी कंट्री में प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इसलिए उन सबकी लैंग्वेज को क्या बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज। एडिशन ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन allows any candidate to attempt exam conducted by the central government in any of the 21 language listed in the constitution। देखिए, अगर आप किसी एग्जाम को देने जाते हो, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, एनी अदर लैंग्वेज आती है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, इंग्लिश या तो इंग्लिश आती है या अपने स्टेट की कोई अदर लैंग्वेज आती है, तो या तो वो बच्चा इंग्लिश में एग्जाम देगा या अपने स्टेट की किसी भी उस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है। कुछ ऐसा है जिन्हें हिंदी में भी प्रॉब्लम है और इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है, उन्हें अपने स्टेट की लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो वो किस में एग्जाम देंगे, जो उनके स्टेट की प्रॉपर लैंग्वेज है वो उस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही है कि अगर किसी को एग्जाम कंडक्ट करना है, एग्जाम देना है किसी भी कैंडिडेट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो 21 लैंग्वेज हैं लिस्टेड हैं, जो 21 लैंग्वेज
इंक्लूडेड हिंदी 22 लैंग्वेजेस। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ने अनाउंस किया है कि वो किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम को कर सकता है, एग्जाम को लिख सकता है। ओके, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर के और स्टेट इन दोनों के जो रिलेशन है वो कैसे हैं, हम इस टॉपिक में इस चीज को क्लियर करने वाले हैं। सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे हैं कि इन दोनों के जो रिलेशन है उससे फेडरलिज्म पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे। देखो, फेडरलिज्म कैन आल्सो बी स्टडीड बाय रिस्ट्रक्चरिंग सेंटर स्टेट रिलेशन। जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म ने रीस्ट्रक्चर किया है सेंटर के और स्टेट के रिलेशन को। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने चीजें प्रोवाइड करी है, क्या? शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर है उनको शेयर किया है। बट इन रियलिटी, ये हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं कि पावर डिवाइड है, बट रियलिटी में चीजें क्या है? इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो दिस अरेंजमेंट। बट रियलिटी, ये देखो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं कि पावर डिवाइड है, पावर शेयरिंग है, ये फेडरलिज्म है, अच्छी बात है फेडरलिज्म है, बट रियलिटी ये है कि ये डिपेंड करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कैसे इस अरेंजमेंट को फॉलो करती हैं। ओके, हाउ पॉलिटिकल पार्टी फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। ये जो अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग का, क्या पॉलिटिकल जो पार्टी है वो उसको फॉलो भी करती है या फिर नहीं करती? थ्योरेटिकली तो हम पढ़ लेते हैं, बुक्स में पढ़ लेते हैं कि हाँ पावर शेयरिंग है, इज अ गुड, ओके, पावर शेयरिंग हो रही है तो फेडरलिज्म है, एक अच्छी कंट्री है, उस कंट्री में पावर शेयर हो रहा है, डेमोक्रेसी है। बट ये प्रैक्टिस में कितना है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उस चीज को फॉलो कितना कर रही है? मेन टॉपिक तो ये भी है ना, फॉलो कर भी रही है या फिर एंड सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि पावर शेयरिंग इज अ गुड फॉर डेमोक्रेसी। देखते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस अ पार्टी रूल्ड एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में जो पार्टी थी वो सेंटर और स्टेट लेवल पर रूल कर रही थी। कौन सी पार्टी थी वो? जिसने काफी टाइम तक सेंटर और स्टेट दोनों पर रूल किया था। एक तरह से डोमिनेंस पार्टी बन गई थी वो कुछ टाइम के लिए। तो जो पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस रूल कर रही थी इंडिया के ऊपर वो थी आपकी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने काफी टाइम तक इंडिया के ऊपर रूल किया था। दिस मेड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सब्सिडियरी यूनिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैंस स्टेट गवर्नमेंट डिडंट एक्सरसाइज देयर ऑटोनोमस पावर। जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना उसको छूट नहीं मिल रही थी, वो अपनी गवर्नमेंट को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो अपनी पावर देना नहीं चाहती थी स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑटोनोमस पावर को अडॉप्ट कर लिया था। पूरी कंट्री में सिर्फ किसकी पावर चलेगी? सेंट्रल की पावर चलेगी। ये था आफ्टर इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस पार्टी थी। उसने क्या सोचा था कि पूरी कंट्री पे, देखो हर 5 ईयर बाद इलेक्शन होते हैं, आफ्टर 5 ईयर, तो 2-3 बार तक जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो आ रही थी। तो उन्होंने क्या सोच लिया था कि हर स्टेट पे सिर्फ हमारा ही राज चलेगा, हर स्टेट पे सिर्फ हमारा ही रूल चलेगा। तो बाकी स्टेट्स को पावर शेयर करना नहीं चाहती थी, वो देना नहीं चाहती थी। जो अदर स्टेट थे, अदर स्टेट जो गवर्नमेंट थी उनको पावर डिवाइड नहीं करना चाहती थी। तो इससे क्या निकला? आफ्टर 1990 with the rise in regional level politics, large number of regional political party originated and won the election to rule the states। अब देखिए क्या हुआ 1990 में। अब यहाँ जो सेंट्रल पावर थी वो अपनी पावर नहीं दे रही थी, किसे? वो अपनी पावर नहीं दे रही थी स्टेट को। तो 1990 में क्या हुआ? जो रीजनल लेवल की पॉलिटिक्स थी, रीजनल का मतलब भी स्टेट ही होता है, ओके, रीजनल का मतलब भी स्टेट से ही होता है। तो रीजनल लेवल जो पॉलिटिक्स थी, लार्ज नंबर ऑफ रीजनल पार्टी ओरिजिनेट, तो बहुत बड़े अमाउंट में, लार्ज नंबर में जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो ओरिजिनेट हुई थी। और उस साल जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो ये पॉलिटिकल पार्टी थी ये वन भी हो गई थी, जीत भी गई थी। कौन सी पार्टी जीत गई? जो स्टेट्स पार्टी थी, रीजनल पार्टी थी, वो जीत गई थी। दिस लेड टू द डिमांड फॉर पावर शेयरिंग अमंग द सेंटर एंड स्टेट। तो यहाँ पर
पावर शेयरिंग की डिमांड करी थी स्टेट ने, किससे? सेंटर से, कि पावर को शेयर किया जाए। दिस डिमांड फॉर पावर शेयरिंग रिजल्टेड इन फ्रिक्शन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इसका रिजल्ट ये आया था, जब उन्होंने डिमांड करी थी पावर शेयरिंग की, तो रिजल्ट ये आया कि जो सेंट्रल पावर थी उनमें फ्रिक्शन आ गई, क्योंकि वो उसको पावर शेयर करना नहीं चाहती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, फ्रिक्शन आ गया। एज द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज हेजिटेंट टू ओवररिडन स्टेट डिमांड आर्बिट्रली, वो अपनी पावर उसको देना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पावर मेरे हाथों में रहे, वो उसको पावर नहीं देना चाहती थी। वो हेजिटेट हो रही थी उसको पावर देने में, क्योंकि मन तो था नहीं पावर देना। अब सिंपल सी चीजें देखो, जिसके पास में पावर है वो क्यों चाहेगा कि उसकी पावर को डिवाइड किया जाए। तो यहाँ भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो पावर को डिवाइड करना नहीं चाहती थी। दिस कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ पर जब पावर नहीं डिवाइड करनी सेंट्रल को, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या स्टार्ट होगा? कॉन्फ्लिक्ट। वॉज लेटर रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट। और फिर ये सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट कौन सॉल्व करता है, रिजॉल्व करता है? ये करता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये चीजें गई। अब सुप्रीम कोर्ट का देखिए क्या डिसीजन था? प्रिवेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट मोनोपोली। उसने कह दिया कि ये आपकी कोई मोनोपोली नहीं है, आपका कोई एकाधिकार नहीं है कि आप इसको पावर डिवाइड नहीं करोगे। आपको सेंटर को स्टेट को पावर डिवाइड करनी ही पड़ेगी। ये ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो सिंपल सी चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को पावर शेयर करनी पड़ेगी। With the rise in regional political parties, there came a trend to coalition government, as no single party could win the majority in the state assembly and even at the central legislature. अब यहाँ पे क्या चीजें आ गई? With the rise in regional political party, जैसे ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ओरिजिनेट हुई, उसी के साथ में एक ट्रेंड आया। कौन सा? कोलिशन का ट्रेंड, कोलिशन गवर्नमेंट का ट्रेंड। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि बहुत सारी पार्टी मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती है। कोलिशन का मतलब होता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो ग्रुप है वो आएंगे और फिर वो क्या बनाएंगे? अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो यहाँ भी यही था, कोई भी एक सिंगल पार्टी जो है ना वो अकेले विन नहीं हो सकती। नो सिंगल पार्टी कुड विन, कोई भी सिंगल पार्टी नहीं जीतेगी मेजोरिटी इन द स्टेट असेंबली एंड इवन एट द सेंट्रल लेजिस्लेचर। इवन सेंट्रल लेजिस्लेचर भी नहीं, कोई असेंबली भी नहीं, कोई भी अकेले सिंगल चीज या सिंगल पार्टी विन नहीं होगी। कैसे होगा? जब कोलिशन की गवर्नमेंट है तो सब साथ में मिलकर आएंगे, पॉलिटिकल ग्रुप्स आएंगे साथ में, और उसके बाद में जाकर वो विन होगा और उसके बाद में उनके इलेक्शन होंगे, तो जो जीतेगा उसकी गवर्नमेंट बनेगी। कंसाइडरिंग द नीड फॉर ईच अदर पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड हैविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और यहाँ पर क्या चीजें स्टार्ट हो गई? यहाँ पर दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब दोनों ही गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम कर रही थी। अब दोनों ही साथ में मिलकर काम कर रही है तो दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी आ गई। दिस म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन इंडिया। और ये जो रिस्पेक्ट आई दोनों के अंदर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इसने एक पावर दी फेडरलिज्म को। देखिए यहाँ पर हमने पूरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अब इसमें ये था कि पहले क्या था, सेंटर अपनी पावर स्टेट को नहीं देना चाहते। हम स्टार्टिंग पढ़ता है ना, पावर शेयरिंग इज अ गुड, पावर शेयरिंग इज अ गुड, बट यहाँ तो सेंटर पावर शेयर ही नहीं कर रही है। बट बाद में जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था? जो सेंटर है वो स्टेट को पावर शेयर करेगी। अब सेंटर का ये सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है तो उसको पावर शेयर करनी पड़ गई। एंड नेक्स्ट अब ये हुआ कि दोनों ही गवर्नमेंट, एक कोलिशन गवर्नमेंट आ गई। जो बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है तो अब पता था कि भाई इनकी चलने वाली नहीं है। अब इनकी चलने वाली नहीं है तो सबने मिलकर एक गवर्नमेंट बना ली। अब सबने मिलकर गवर्नमेंट बना ली, अब सारे एक लेवल पर आ गए। आप इसकी रिस्पेक्ट करोगे तो ये आपकी, आप इसकी तो ये आप की। तो इस टाइप से जो चीज सुन रही थी, तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, जिसके अंदर में क्या हुआ, लोग एक दूसरे की वैल्यू समझने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे, और साथ ही साथ जो फेडरलिज्म था अब वर्किंग में आ गया। तो देखो फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? पूरी कंट्री को एक साथ रखना। तो कोलिशन की वजह से जो पूरी कंट्री थी आज वो एक साथ आ गई थी। तो ये जो फीचर है फेडरलिज्म का, तो हमें यहाँ से पता चला कि जो फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिस में है या फिर नहीं है। तो हाँ, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फेडरलिज्म इंडिया में प्रैक्टिस में है। उसने पूरी कंट्री को एक साथ करके रखा हुआ है, डिवाइड नहीं किया। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।